We all knows that there are three sectors. कौन कौन सा है? सेकेंडरी, टेरिशरी एंड प्राइमरी. These three sectors are contributing in GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. इन तीनों का क्या है आपका कंट्रीब्यूशन है. अगर मैं बात करूं इंडिया में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, इट इज अराउंड मोर देन 60%, 60% से ज्यादा है. तो कहीं ना कहीं जो पहले आपका 75% एग्रीकल्चर का हुआ करता था, अब वो बहुत ही कम होकर के सर्विस सेक्टर जो है, इट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस ऑफ द एग्रीकल्चरल और प्राइमरी सेक्टर. Now the question is why? What is the reason behind and why service is increasing in our country? तो reason for growth of services में जो सबसे पहला point है, लिखिए. First point is consumer affluence. Consumer affluence. Consumer affluence. Consumer affluence. ठीक है. अच्छा, कंज्यूमर एफ्लुएंस जो पॉइंट है, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, अगर वो ग्रो होता है तो दे आर ओनली प्रोवाइड द जो आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, वो सारी गुड्स वगैरह वो प्रोवाइड कर सकता है. बट साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? एंड साइकोलॉजिकल नीड इज बेसिकली सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ द सर्विस. ठीक है. सो यहाँ पर आपका कंज्यूमर एफ्लुएंस पे आ जाते हैं. कंज्यूमर एफ्लुएंस का मतलब ये है कि आजकल लोगों की, कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? कुछ आवाज आ रहा है. कंज्यूमर एफ्लुएंस में हम लोग थे कि आजकल कंज्यूमर्स का क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है. पीपल आर बिकमिंग मोर skilled, now they are getting good jobs, their income is increasing, and because when the income of the person will increase, the demand of the additional services will also increase. Like example, the most of the people want to go to the cinema hall for watching the movies. They will ask for the clubs, sports clubs चाहेंगे वो जाना. उसके अलावा they will try to go to the other countries, foreign tour पे जाएंगे, travel and tourism बढ़ेगा, health clubs में जाएंगे. तो ये जितनी भी entertainment facility will be increase, saving करोगे, banking facilities will be increase, investment, insurance facilities will be increase. So these things are increased, or the demand of these things are increased due to the increase in the income of the consumers. Earlier, when the India was in that situation, जब independence मिला था इंडिया को, तो बहुत ही बुरा situation था, इकोनॉमी बहुत ही लो था. ठीक है. तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन वगैरह आया, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया, और अब ऐसा सिचुएशन है कि लोगों की इनकम बेहतर है, बेहतर है ना. तो अब आप एडिशनल लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं. लोग कैसी लाइफ जीना चाहते हैं? लग्जरियस लाइफ विद सो मेनी फैसिलिटीज, and because they want more and more facilities, so option for the facilities are increasing. So that is one of the reason that the service is increasing in the economy. This point is clear? समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट लिखिए. और अभी देखिए ना, सिग्निफिकेंट पैटर्न भी चेंज हुआ है आपके फैमिली एक्सपेंडिचर में. पहले के जो टर्म में जो प्रायोरिटी और प्रेफरेंसेस होती थी हमारी, नाउ इट इज टोटली चेंज. पहले क्या होता था कि जब हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना होता था तो घर पे कोई अच्छा सा डिश बन गया, केक काट लिया, बस खत्म. आजकल क्या होता है, वी आर बेसिकली डिमांडिंग फॉर द रेस्टोरेंट्स, होटल्स, क्लब्स, दूसरे कंट्री में जाके बर्थडे सेलिब्रेट करना. So why this is happening? Because the affordability rate is high nowadays, right? So this is a reason. Consumer affluence is one of the reason for increasing the service in the economy. This point is clear to everyone? Second point, right? Working women. So now if we are talking about the traditional India, women are not working, but they are basically engaged in household chores, right? But nowadays women are working, they are knowledgeable, they are aware about the services what is available in the market. If they have to open the bank account, भी उनको ओपन कराना है, वो खुद ओपन करा लेते हैं बैंक अकाउंट. अगर मैं बात करूं बाकी सर्विसेज की, और इसके अलावा जो आपकी वो एक्टिविटीज थी जो मेल डोमिनेटेड एक्टिविटीज थी, वो भी आजकल वुमेन कर रही हैं, राइट? उसके अलावा जो वुमेन मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, दे रिक्वायर्ड मेड, दे रिक्वायर्ड द क्रचेस का मतलब जिसमें बच्चों को रखा जाता है, दे रिक्वायर्ड क्रचेस. सो ये जो एडिशनल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट इसीलिए है बिकॉज women are working and they don't have so much time to engage in the family's activities, और फैमिली के हाउस होल्ड चोर्स में बहुत ज्यादा
अब इन्वॉल्व नहीं रहती हैं, राइट। सो अर्लियर जो एक्टिविटीज के लिए, जो फैसिलिटीज के लिए वो मेल पर डिपेंडेंट थी, वो डिपेंडेंसी खत्म हो गया है, राइट। विमेन भी आजकल इन्वेस्टमेंट करती है, सेविंग करती है, सही बात है। सेकेंड है कि जो एडिशनल जो सर्विसेज का डिमांड हुआ है वो भी इसलिए हुआ है क्योंकि विमेन जो है वो वर्क करती है, काम करती है। अब 9 to 6 कोई जॉब में है तो उनके बच्चों को कहाँ रखा जाएगा, क्रचेस वगैरह में आप रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट द वर्किंग वुमेन के इंक्रीज होने से सर्विसेज का भी इकोनॉमी में इंक्रीज, मतलब सर्विसेज आर आल्सो इंक्रीज इन द इकोनॉमी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट वन इज डबल इनकम नो किड्स, डबल इनकम नो किड्स, डबल इनकम नो किड्स। अच्छा एक चीज इसमें तुम लोग पॉइंट लिख रहे हो, फर्स्ट वाले पॉइंट में कुछ लिखा है अंदर, सेकंड वाले में लिख लो, जो वर्किंग वुमेन मैंने बताया उसमें लिख लो कि ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज, the services like domestic activities, comma, fast food restaurants, services like domestic activities, fast food restaurant। अच्छा देखो टाइम नहीं है ना वुमेन के पास, तो आप नोटिस कीजिएगा कि उनका डिमांड भी थोड़ा कैसा है, ऐसा चीज जिससे जल्दी जल्दी घर का काम हो जाए या फिर काम हो जाए, तो मशीनरीज और ये सब इक्विपमेंट वगैरह का भी डिमांड बढ़ गया है ना। चलिए ठीक है, सर्विसेज लाइक डोमेस्टिक एक्टिविटीज, कॉमा, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, मैरिज काउंसलिंग, कॉमा, पर्सनल केयर, पार्लर्स और ये सब का भी देखो अभी डिमांड इंक्रीज हो चुका है। फाइनेंशियल सर्विसेज, इसीलिए देखो लुक्स सलून का पूरा चेन है, लैक्मे सलून का पूरा चेन है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गया, राइट। फाइनेंशियल सर्विसेज etc have emerged in recent time, have emerged in recent times, have emerged in recent time। अब women के पास खाना बनाने का टाइम नहीं है तो वो स्नैक्स बाहर से लेकर आ जाते हैं, उनको क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का उनका डिमांड है, जल्दी से बस मिल जाए कुछ पैक करके आइटम तो वो घर लेके जाए। सो दिस इज अ रीजन, बिकॉज ऑफ द women, working women are increasing, the demand of services are also increasing। this point is clear। थर्ड पॉइंट, डबल इनकम नो किड्स, लिख लिया सबने। आजकल जो है, आजकल जो पर्सन है, अगर कोई भी पर्सन वर्किंग है, ईदर द मेल और फीमेल, दे डिमांडेड द स्पाउस शुड बी वर्किंग, राइट। आजकल ज्यादातर एजुकेटेड मेल को भी एजुकेटेड वुमेन या फीमेल जो है वो चाहिए होती है, स्पाउस चाहिए होती है, सही बात है। तो ऐसे सिचुएशन में दे बोथ आर वर्किंग एंड दे आर पोस्टपोनिंग द पेरेंटहुड, ठीक है। यानी कि बच्चों का वो प्लानिंग नहीं कर पाते, पेरेंटहुड को दे आर बेसिकली शिफ्टिंग और पोस्टपोन कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि दे डोंट हैव किड फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है, उनके किड्स होते ही नहीं है बहुत टाइम तक। और ऐसे सिचुएशन में कई बार तो किसी के किड्स होते ही नहीं है पूरी लाइफ, राइट। तो ये जो कल्चर है, डिंक का जो कल्चर है, इट इज इंक्रीजिंग इन इंडिया एज वेल, ठीक है। और इसी रीजन से दोनों इनकम है, दोनों का इनकम है, तो आपकी स्टेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी फाइनेंशियल तो बेहतर है। तो अब आप क्या करोगे पैसों का, तो यू डोंट हैव एनी अदर एक्सपेंसेस टू डू, क्योंकि चिल्ड्रन की पढ़ाई, एजुकेशन पे पैसे लगते हैं। लेकिन जब आपके पास चिल्ड्रन ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई वगैरह का कोई खर्चा एक्स्ट्रा तो है नहीं। तो उन पैसों का यूटिलाइजेशन जो है, आजकल के जो डिंक होते हैं, कपल जो होते हैं, दे आर बेसिकली डूइंग, जो वो घूमने जाते हैं, एंटरटेनमेंट, होटल्स, रेस्टोरेंट, करियर इंस्टीट्यूशन ओपन कर लेना, तो ये सारी चीजें जो है ये इसीलिए इंक्रीज हो गई है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इनकम ज्यादा तो खर्च करोगे ना पैसे को, कहां पर खर्च करने का ऑप्शन कम है, तो खर्च करने के लिए आप क्या करोगे, लग्जरियस लाइफ की तरफ मूव करोगे, एडिशनल फैसिलिटीज और सर्विसेज का डिमांड करोगे, एक मेड से 4 मेड को रखोगे, यही है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस डिंक कल्चर। डबल इनकम बिकॉज हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग बट देयर इज नो किड। क्लियर हो गया, डिंक इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज लेजर टाइम, LEISURE, लेजर टाइम। लेजर टाइम का मतलब क्या होता है, लीजर या लेजर जो भी बोलते हो आप लोग, इसका मतलब क्या होता है, फ्री टाइम।
ठीक है। अब जैसे तुम लोग को भी 1 घंटा मिल गया ये टाइम ब्रेक का, तो so many people are like that कि if they have holidays, मान लो कि 5 दिन का ऑफिस से छुट्टी मिल गया, तो उस छुट्टी के टाइम को आप घर पे स्पेंड ना करके कहाँ चले जाते हो, बाहर चले जाते हो घूमने, या फिर प्लान कर लेते हो कहीं सिनेमा हॉल एंड ऑल। तो ये सब जो चीजें हैं, लेजर टाइम जो है, आजकल लोग अपने टाइम को ट्रैवल और हॉलीडेज में, मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म में ज्यादा देते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको ट्रैवल एजेंसीज की जरूरत ज्यादा है ट्रैवल एजेंसीज की। सो इसी दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट कि आजकल जो लेजर टाइम है उसमें आप लोग एडिशनल सर्विसेज लेते हो। जैसे बहुत लोग डिस्टेंस कोर्स कर लेता है, बहुत लोग पार्ट टाइम कोर्स कर लेता है, तो ये सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट का डिमांड बढ़ रहा है। तो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट का डिमांड, ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनी, होटल्स, ये सब इंक्रीज हो रहा है बिकॉज द पीपल आर यूटिलाइजिंग देयर फ्री टाइम टू गेटिंग सम सर्विस। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये जो पॉइंट है इसको अच्छे से लिखना, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ? देखो आजकल जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या बोलता है, WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स कह रहा है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों का वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में और कुछ फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कौन बोल रहा है? ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स ये बता रहा है। ये क्यों हो रहा है तो बताएगा व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीजिंग। बिकॉज ऑफ फर्स्ट थिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इज इंक्रीजिंग, हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, इसीलिए जिम भी बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। सेकेंड है कि आपका जो हेल्थ, जो आपका सेक्टर है उसमें एडवांसमेंट आ रहा है। देखो बहुत सारे हॉस्पिटल के बाहर लिखा होता है स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, है ना। व्हाई दिस इज रिटन? बिकॉज दे हैव ट्रीटमेंट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी डिजीज, राइट। सो द जो आपका हेल्थ फैसिलिटीज है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मेडिकल में भी टेक्नोलॉजी नए नए आ रहे हैं। तुम एक आई का ऑप्शन ले लो, दे हैव मल्टीपल मशीन्स टू चेक द आई ओनली, है ना। तो ग्लूकोमा जैसी प्रॉब्लम, जिसको वो मोतियाबिंद भी कहते हैं, वो सब जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन 5 मिनट के ऑपरेशन से हो जा रहा है। सो ये लेजर ऑपरेशन से हो जा रहा है। सो ये सब चीजें क्या कर रही हैं? आपकी लाइफ को बेहतर बना रही है, हेल्दी बना रही है। तो दिस इज द रीजन कि ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग द कॉन्शियसनेस टुवर्ड द हेल्थ। अब ये हेल्थ कॉन्शियसनेस भी इसलिए इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेड एनवायरमेंट, है ना। अब ऑर्गेनिक फूड का हम डिमांड कर रहे हैं, हम जिम का डिमांड कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम फिट रहना चाहते हैं, राइट। और फिट रहने का एक ये रीजन है हेल्थ कॉन्शियस, और एक अगर आप अनफिट भी हैं तो यू हैव अ बेटर ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट। तो जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगा, जब आप ज्यादा दिन तक हम लोग जिंदा रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारा डिमांड भी सर्विसेज का इंक्रीज होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 70 के बाद हम लोग सब कुछ त्याग देंगे, नो। अगर 70 के बाद भी जिंदा है, so we are asking for the services. So when the life expectancy is increasing, then the opportunities in services like the hospital, nursing homes, entertainment, leisure services, investment banking is also increased. समझ में आया? तुम दोनों को किस बात पे हंसी आ रही है? नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन, सो प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है nowadays they are educated and they are very much conscious toward the quality than the cost. अब लोगों को क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। गुड्स में क्या चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए। और मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हो तो आपको ऐसे भी नॉर्मली भी एक बेटर प्रोडक्ट बना के प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब जब आपने हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स को बनाया अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो इन सब चीजों में आपको क्वालिटी ऑफ इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन की जरूरत है। तो इसी वजह से बहुत सारे सर्विसेज इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे रिपेयर की सर्विस, कंप्यूटर ट्रेनिंग की एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन की सर्विसेज। तो इन शॉर्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज ये भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट को इनोवेट तब ना करोगे जब रिसर्च करोगे।
So because of the product innovation or changing in the quality or increasing the quality of the product, we required various type of services. First of all, we required research and development. Once the product is developed, एक बार product develop हो गया तो उसको वो काम हमेशा करे, इसके लिए रिपेयर की सर्विसेज इंक्रीज हो रही है, वारंटी गारंटी की सर्विसेज इंक्रीज हो रही है. समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर. इनोवेशन का मतलब है क्रिएटिंग समथिंग न्यू. तो आई गेस एंटरप्रेन्योरशिप में तो पढ़ाई है, समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी. प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी. अच्छा, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. हाउ मेनी ऑफ यू नोज हाउ टू इंस्टॉल एसी? कितने लोगों को एसी इंस्टॉल करना आता है? एनी वन ऑफ यू? एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करने आता है किसी को भी? तुम्हें आता है बस? स्प्लिट वाला नहीं, विंडो वाला. ये स्प्लिट वाला नहीं. ओके, मतलब वो बैक साइड वाला विंडो वाला वो कर लोगे, ये नहीं कर पाओगे. ठीक है. सो व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन? because nowadays, because the demand of the advanced technology is basically there. अब देखो, हम लोग एप्पल भी फोन यूज कर रहे हैं, हम लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, हर चीज की मशीन है. एयर प्यूरिफायर से लेकर के वाटर प्यूरिफायर से लेकर हर चीज की आपके पास टेक्नोलॉजी है. सही बात है? सही बात है ना? तो जब आपके पास नए नए प्रोडक्ट्स हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हाई है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उसको इंस्टॉल करने, इंस्टॉलेशन के लिए भी चाहिए होगा सर्विस. सो इंस्टॉलेशन सर्विस इज इंक्रीज ड्यू टू द प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज द नॉर्मल पीपल आर नॉट एबल टू इंस्टॉल दोस प्रोडक्ट. अब एसी को मैं भी इंस्टॉल नहीं कर सकती, राइट? बट इफ वी आर आस्किंग अबाउट द वेरी मैनुअल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आर एबल टू यूज इट और हम लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. लेकिन वाटर प्यूरिफायर को भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते. एसी को नहीं कर सकते. रेफ्रिजरेटर वी कैन डू, बट समटाइम देयर इज ऑलवेज बोल सकते हैं ना, कस्टमर एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं उस चीज को इंस्टॉल करने में. सो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड स्पेशलिस्ट और रिपेयर पर्सन और इंस्टॉलर या इंस्टॉलमेंट के लिए पर्सन की रिक्वायरमेंट है. तो इसी वजह से आपकी एक्सपर्ट एडवाइस, कंसल्टेंसी सर्विस, इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो है उसका डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब जैसे जो स्पेशलाइज्ड, जिसको नॉलेज है या स्पेशलिटी है, एक्सपर्ट है, वो एसी इंस्टॉल करने में वही इंस्टॉल कर सकता है. ये भी नहीं कि कोई इंजीनियर है तो उसको एसी इंस्टॉल करने आता ही होगा. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. कोई पर्सन है जो सिर्फ उसी एरिया में जिसकी ट्रेनिंग है, वो पर्सन जो है उस प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर सकता है, राइट? सो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि प्रोडक्ट को यूज करना इज नॉट इजी विदाउट बेसिकली टेकिंग एडिशनल सर्विस. ठीक है? सो दैट इज अ रीजन फॉर इंक्रीजिंग द सर्विस लाइक एक्सपर्ट एडवाइस, कंसल्टेंसी, फिर रिपेयर, इंस्टॉलेशन पर्सन या फिर इंस्टॉलेशन सर्विसेज आर रिक्वायर्ड. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कठिन. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ. अच्छा, अब देखो क्या सिचुएशन है, बता देती हूँ कि अब तुम लोग को मैं बोलूं कि कॉलेज से जाने के लिए बैलगाड़ी लोगे क्या? आई एम नॉर्मली आस्किंग. कोई लेगा? मैं बोलूंगी यहाँ से जाने के लिए, मतलब पैदल जाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट नॉर्मली इफ आई विल स्पीक अबाउट कि टमटम ले लो, लोगे? क्यों नहीं लोगे? टाइम ज्यादा लगेगा और स्टैंडर्ड मीट नहीं करेगा. तो देखो, हम लोग अपना कंफर्टेबल जोन में है ना, एकदम कंफर्टेबल लाइफ है हमारी. हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे लाइफ में आए. If we are in that situation where we are getting everything in a comfortable way, like if I am getting this chair, it is comfortable for me, I am not able to sit on the stool, it is little bit difficult. और जिसको मच्छिया हिंदी में कहते हैं, उसमें बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते. सो जो कॉम्प्लेक्सिटी है आप अपनी लाइफ में, या फिर बोल सकते हैं जो कंफर्टेबल लेवल आपने बना लिया है, जिसकी वजह से कोई भी चीज आपको स्टैंडर्ड से नीचे मिलेगी, यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट. इसीलिए अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ट्रेन से जाओगे या फिर प्लेन से जाओगे, सो यू आर गोइंग टू चूज द एरोप्लेन. समझ में आई बात? सो वी ऑलवेज वांट अ स्टैंडर्ड
एंड अ न्यू और बेटर सर्विस, ठीक है। सो इसीलिए आपका एयरलाइंस, कुरियर सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग इज इंक्रीजिंग. So life itself has become more complex due to the socio-economic, psycho-political, technological and legal changes. और additional changes तो life में होता ही रहता है all the time. गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चेंज आया या गवर्नमेंट ने कोई नया पॉलिसी वो लेकर आया. So comfortable zone से बाहर नहीं निकलने के लिए भी we are always demanding for the services. ठीक है. अब एक बार हम लोग वो स्मार्टफोन यूज करने की हैबिट है, क्या हम लोग कीपैड पे वापस जा पाएंगे? जाएंगे भी तो इसको रखेंगे साथ में. That can be the substitute, that cannot be substitute, but that can be alternative. That cannot be substitute, but that can be alternative. So that is also one of the reason, complexity of life. समझ में आया? So now the people are always choosing the comfortable zone rather than the complexity. Complexity से ज्यादा वो comfortable zone की तरफ move कर रहे हैं. Okay, next point is new young youth. New young youth. New young youth. अच्छा, हर एक जनरेशन का कुछ एडवांसमेंट आपको दिखेगा. न्यू यंग यूथ, न्यू यंग यूथ. अच्छा, यूथ का मतलब क्या हुआ? युवा, ठीक है. जो स्कूल कॉलेजेस वाले 11th 10th 11th 12th के बच्चे, आपके कॉलेज गोइंग, मतलब लगभग समझ लो कि 14 to 25 इयर्स तक एक तरीके से आप मान लो, ठीक है. नहीं, मैं 30 भी मान लेती हूँ. 25. हर एक जो जनरेशन होता है वो कुछ ना कुछ एक बेटरमेंट को एंजॉय करता है. जब मैं जब 90s में मैं हुई तो उस समय जो भी आपके पास टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन था, आई गॉट दैट, राइट. अब अभी की जो जनरेशन, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. लाइक अब उनको स्मार्टफोन का ऑप्शन दिख रहा है. जब हम लोग थे तो हमें मोबाइल का पता भी नहीं था कि मोबाइल नाम की कोई चीज होती है, टिल 2003, क्योंकि 2003 में माय फादर परचेज फर्स्ट मोबाइल फोन. आफ्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग वाज बेसिकली, मतलब इनकमिंग जो था ना पहले मोबाइल फोन पे, उसमें पैसे लगते थे, वो फिर खत्म हो गया. और इनकमिंग में आपका पैसा लगना जब बंद हो गया, then basically my father first purchased the mobile phone. ठीक है. तो मुझे पता है कि 2003 से पहले तक मुझे मोबाइल फोन का पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है. एक आध बार देखा था बट बहुत आइडिया नहीं था. तो हर एक जनरेशन जो है वो कुछ ना कुछ बेटरमेंट हम इंजॉय करता है, क्योंकि तब तक कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होता है. There is a lot of difference between the generation in respect to their living condition, style, maturity, thinking, attitude, belief, satisfaction, performance values. मतलब हर एक जनरेशन, अगर हम अपने दादा दादी से कंपेयर करें तो उनका लिविंग स्टाइल हमारे लिविंग स्टाइल से बिल्कुल अलग है. सही बात है, क्योंकि दे आर लिविंग देयर लाइफ बिकॉज वॉट एवर दे गॉट एट देयर टाइम, उनकी थिंकिंग वैसे ही डेवलप है ना. आज भी अगर बोला जाए सिनेमा के बारे में कि चलिए आपको थिएटर में सिनेमा दिखाते हैं हम लोग, तो वो कहेंगे नहीं घर ही पे देख लेते. They will speak like that, right? But आजकल के जो यूथ है वो कैसे हैं? उनको फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद है, क्लब्स ज्वाइन करना, पार्टीज करना. बट अगर हम लोग बात करें पार्टी की भी, तो दादा दादी नहीं जाना चाहेंगे पार्टीज में. सही बात है. मैरिज सेरेमनी इज समथिंग डिफरेंट एंड दे आर एंजॉयिंग द मैरिज सेरेमनी इन द मॉर्निंग. जो पूजा होती है वो एंजॉय करेंगे, लेकिन यूथ नहीं करेगा वो एंजॉय. सही बात है. सो इन शॉर्ट, जो हमारी थिंकिंग है जनरेशन के सेंस में, लिविंग स्टाइल, कंडीशन, मैच्योरिटी, ये सब कुछ अलग है ना. सो टुडे की जो जनरेशन है वो अपॉर्चुनिटी ग्रैबर है. जैसे कुछ नया टेक्नोलॉजी मिलेगा, सबसे पहले वो जाकर के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे कंपैरेटिवली टू द अदर जनरेशन और अदर पीपल. व्हाई आई एम स्पीकिंग अबाउट दैट? बिकॉज तुम लोग को पता होगा जो एप्पल फोन है ना, जब सबसे पहले वो आता है मार्केट में, तो उसके सबसे ज्यादा कस्टमर्स जो होते हैं वो यूथ होते हैं, और सबसे इनोवेटर्स भी वही होते हैं, क्योंकि न्यू चीज को ट्राई करने का जो मन होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है, वो सबसे ज्यादा उनमें होती है. सबसे लेट अगर मैं एज के कॉन्सेप्ट में बताऊं, लैगार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं ओल्ड पीपल, है ना. सो यहीं पर आपको डिफरेंस दिख रहा है. तो आजकल जो यूथ है उनको अपॉर्चुनिटी, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, नई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं. सो इंटरटेनमेंट हो गया, फास्ट फूड हो गया, कंप्यूटर हो गया. आजकल के बच्चे बिना मोबाइल फोन के रह भी नहीं सकते, बिना कंप्यूटर के नहीं रह सकते. हमारे यहाँ कोर्सेस हुआ करती थी कंप्यूटर की, बिकॉज 1992 में पहला कंप्यूटर खरीदाया था, मुझे याद है मेरे यहाँ पर.
सो व्हाई इट वाज बेसिकली हैपेंड 1992 1991 में, मतलब 1992 में मतलब खरीदाया था, उस समय मैं नहीं थी, बट दैट वाज परचेज. व्हाई इट वाज हैपेंड? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन केम इन 1991. ठीक है, तो ये चीजें क्यों है, क्यों हुआ ये सारी चीजें? हमें कोर्सेज कराए जाते थे, हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते थे रिसोर्सेज का, ऑप्शन कम था. आजकल हर दुकान में, हर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आपको कंप्यूटर्स मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा, मल्टीपल ऑप्शन है ना. सो दैट इज अ रीजन कि आज का जो जनरेशन है, दे वांट चेंज एंड दे आर द अपॉर्चुनिटी ग्रैबर. So that's why entertainment, fast food, computers, travel, picnic resort, educational institutions, counseling, ये सब क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है. ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग भी इंक्रीज हो गया है. पीपल नाउ अ टाइम, अभी जनरेशन को क्या चाहिए? ब्रांडेड क्लोथ्स, है ना. सो दीज आर इंक्रीज. क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में कि इकोनॉमी में क्यों सर्विस सेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है? पॉइंट सब क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज. क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, स्कोप ऑफ सर्विस इंडस्ट्री लिख लो कि क्या क्या स्कोप है सर्विस इंडस्ट्री में, कौन क्या क्या स्कोप है. तो सम ऑफ द पॉपुलर सेक्टर जो है इंक्लूडेड विद इन द सर्विस इंडस्ट्री, कौन स्कोप में क्या क्या हो सकता है? ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म. ठीक है. सेकंड में लिखिए हॉस्पिटैलिटी सर्विस. अच्छा, हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी में अंतर होता है. बहुत लोग को लगता है कि हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी सेम है. हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल मैनेजमेंट, ये सब जो होता है हॉस्पिटैलिटी में आता है. ठीक है. सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जैसे आपका होटल्स. नेक्स्ट में लिखिए केटरिंग एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री. ये सारे स्कोप हैं आपके सर्विस इंडस्ट्री का. Catering and restaurant industry, IT enabled services, IT enabled services, consultancy services, consultancy services, transportation services. पहले लिखिए ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होटल्स, केटरिंग एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, IT enabled, information technology enabled services, consultancy services, transportation services में लिखिए एयरलाइंस, रेलवेज, बस, ट्रकिंग, शिपिंग. एयरलाइंस, रेलवेज, बस, ट्रकिंग, शिपिंग. नेक्स्ट में लिखिए कुरियर, कार्गो, कुरियर्स, कार्गो, लॉजिस्टिक services, courier cargo logistic services, courier cargo logistic services. Next लिखिए retailing services, banking, retailing, banking, insurance, healthcare and hospital management. ये सारे स्कोप हैं, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये सब स्कोप है. healthcare and hospital management, retailing, banking, insurance, healthcare and hospital management, housing and construction industry, housing and construction industry, communication and entertainment industry, communication and entertainment industry, financial services, financial services, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशनल सेक्टर या इंस्टीट्यूट्स लिख लीजिए. ये सारे के सारे आपके क्या है? स्कोप ऑफ सर्विस इंडस्ट्री. यानी इन सब इंडस्ट्री में आप सर्विसेज जो है क्या किए जाते हैं? प्रोवाइड किए जाते हैं. दीज पॉइंट्स आर क्लियर? नाम लिख लिया ना सबने? अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज लिखिए. हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, housing and construction industry, communication and entertainment industry, communication and entertainment industry, and financial services, and financial services. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिख लिया. अब नेक्स्ट लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज. क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज.
क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। इसमें पहला लिखो एंड यूजर। इसमें एंड यूजर के बेसिस पर पहला क्लासिफिकेशन है। किसके बेसिस पर है? एंड यूजर। पहला जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर। सेकेंड लिख लो, सेकेंड लिखिए डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी। डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी सर, डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी। थर्ड में लिखो, थर्ड में लिखो पीपल बेस्ड सर्विस। पीपल बेस्ड सर्विस, ठीक है, पीपल बेस्ड सर्विसेज। अब नेक्स्ट लिखिए एक्सपर्टीज बेस्ड। एक्सपर्टीज बेस्ड, ठीक है, एक्सपर्टीज बेस्ड सर्विस, ये फोर्थ है। फिफ्थ लिखो ओरिएंटेशन टुवर्ड प्रॉफिट। मतलब इन 5 बेसिस पर हम सर्विस को क्लासिफाई करेंगे। पहला एंड यूजर, सेकेंड डिग्री ऑफ टैंजिबिलिटी, थर्ड वन इज पीपल बेस्ड सर्विसेज, फोर्थ वन इज एक्सपर्टीज बेस्ड एंड फिफ्थ वन इज ओरिएंटेशन टुवर्ड द प्रॉफिट। तो इन 5 बेसिस पर सर्विसेज को मैं डिफाइन करने जा रही हूँ। सुनिएगा, पहला जो है लिखिए, लिख लिया ना, इसके अंडर में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला लिखो ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर। On the basis of end user, अच्छा एंड यूजर में जब आपके पहला एंड यूजर के अंडर पहला पॉइंट इंडिविजुअल कंज्यूमर एज एन एंड यूजर, इंडिविजुअल कंज्यूमर एज एन एंड यूजर, इंडिविजुअल कंज्यूमर एज एन एंड यूजर, ठीक है। तो इंडिविजुअल के बेस पर कौन कौन सी सर्विस है? इंडिविजुअल के बेस पर हेयर ड्रेसिंग हो गया, रिटेलिंग हो गया आपका, ये सब एक इंडिविजुअल को एंटरटेन करने की सर्विस है। सो यहाँ पर जो सर्विस है वो कंज्यूम किया जा रहा है बाय इंडिविजुअल। किसके द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है? इंडिविजुअल। जैसे हम लोग क्या है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है, राइट। सो हमारे द्वारा जो सर्विस कंज्यूम किया जा रहा है, यानी जो एंड यूजर है, सर्विस जिसको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कौन है? इंडिविजुअल। वो कौन है? इंडिविजुअल। एग्जाम्पल में लिखिए हेयर ड्रेसिंग, हेयर ड्रेसिंग लिख लिया, पर्सनल फाइनेंस, पैकेज्ड हॉलीडे एंड टूर, पैकेज्ड हॉलीडे एंड टूर, ये सारे आपके क्या है? दीज ऑल आर बेसिकली, ये सब आपके इंडिविजुअल बेस्ड सर्विस है। यानी जो सर्विस दे रहा है सर्विस प्रोवाइडर, वो कंज्यूमर को, इंडिविजुअल पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में लिखिए बिजनेस टू बिजनेस एंड यूजर। बिजनेस टू बिजनेस एंड यूजर, उसमें ना रिटेल आउटलेट भी लिख सकते हो आपका एंड यूजर में, पहला वाला पॉइंट में बिजनेस टू बिजनेस एंड यूजर। अब यहाँ एक सर्विस जो दिया जा रहा है वो किसके बेसिस पे दिया जा रहा है? दूसरे बिजनेस को सर्विस दिया जा रहा है, यानी एक सर्विस प्रोवाइडर दूसरे बिजनेस को सर्विस दे रही है। तो यहाँ पर जो वन बिजनेस और अ फर्म एक इंडस्ट्री का सर्व कर रहा है या सर्विस दे रहा है दूसरे कंपनी को, ठीक है। और इसमें जो आपका क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देखो, टाटा स्टील आस्क्ड जे वॉल्टर थॉमसन एसोसिएट the advertising agency to design its advertising campaign। यानी कि जो टाटा है उसने थॉमसन जो कंपनी है उसको बोला कि मेरे लिए एडवर्टीजमेंट करो। तो यहाँ एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से सर्विस ले रहा है एडवर्टीजमेंट का, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है? when ACC सीमेंट, when ACC asked Thomson Press to print its annual report, जब आपके ACC ने थॉमसन प्रेस को कहा कि मेरे एनुअल रिपोर्ट को तुम प्रेस या पब्लिश प्रिंट करो, तो एक सर्विस जो पर्सन, एक जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, एक कंपनी जो है वो दूसरे
बिजनेस से क्या ले रही है, सर्विस ले रही है, यानी जो एंड यूजर है वो कौन है, बिजनेस ही है। अब एडवर्टीजमेंट एजेंसी मैं और आप तो करवाएंगे नहीं, यूज तो नहीं करेंगे उनको, बिजनेस ही यूज करेगी। जैसे लियो बर्नेट है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, उसको यूज करती है पेप्सी और कोका कोला एडवर्टीजमेंट के लिए। तो एक कंपनी दूसरे कंपनी की सर्विस यूज कर रही है तो उसको कहेंगे बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस एंड यूजर। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल एंड यूजर, इंडस्ट्रियल एंड यूजर, इंडस्ट्रियल एंड यूजर। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है इंडस्ट्रियल एंड यूजर में, रिमेंबर दिस कि यहां पर बिजनेस कंपनी की बात नहीं हो रही, इंडस्ट्रीज जो दूसरे एक कंपनी दूसरे इंडस्ट्री से सर्विस ले रही है, ठीक है। अब यहां पर देखो जैसे ओएनजीसी है, ओएनजीसी क्या है, कॉर्पोरेशन। तो ओएनजीसी जो है वुड रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग रिग्स offshore in a Bombay high or inland in Assam, such service as maintenance, repair and operation from the Isar, Gujarat. इसका मतलब समझ आया कि जो ONGC है उसको ड्रिलिंग रिग्स चाहिए, ठीक है। और इसके लिए ड्रिलिंग रिग्स पता है ना, ड्रिल करने की जो मशीन्स वगैरह आती है, चाहिए। किसके लिए चाहिए, बॉम्बे हाई और बेसिकली आपके असम के लिए, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने सर्विसेज किससे लिया है, एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन की सर्विस किससे लिया है, इसार, गुजरात से। यानी कि जब एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्री है वो आपके सर्विस का एंड यूजर है, जो इंडस्ट्री है, ओएनजीसी क्या है, इंडस्ट्री है, वो क्या कर रहा है, वो इसार गुजरात का क्या ले रहा है, सर्विस ले रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ये। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर इज कंप्लीटेड। In the next class, we are going to understand on the basis of degree of tangibility. Let me ask some question. Restaurant जो है उनका degree of tangibility high है या low है, या in between है, middle है, medium? Medium, क्योंकि रेस्टोरेंट में आपको जितनी सर्विस की जरूरत है उतनी फूड की भी जरूरत है। समझ में आया, दैट इज इक्वल वेटेज है। सॉल्ट की tangibility हाई है या लो है, हाई है, राइट। एजुकेशन की tangibility लो है या हाई है, लो है, tangibility लो है। सो डिग्री ऑफ tangibility में अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द क्वांटिनम ऑफ द tangibility ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। चार्ट के बेसिस पर बताऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट आपके कौन से tangibility में आएगा, सूट करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट व्हाट एवर वी डिस्कस्ड? कोई भी डाउट है, पूछना है, ठीक है। I am going to take the attendance.